Hi learners, hope you guys doing great. Already हमारे 10 वीडियो इस सीरीज के हो चुके हैं. दिस इज द 11th वीडियो. वी आर ऑलमोस्ट 33% हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हम करने वाले इस सब्जेक्ट का बुक 1 का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, वन इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जिसका नाम है स्टाफिंग. शुरू करते हैं. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब. हमें मेक श्योर करना है कि जो भी इंसान काम कर रहा है, सही इंसान सही जगह सही काम करे, तो उसे हम बोलते हैं स्टाफिंग. अब स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस की ओर आता है. सबसे पहले डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. अब गाइस, ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग. जब मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया, अब हर स्ट्रक्चर में हमें एक प्रोडक्शन हेड चाहिए. प्रोडक्शन हेड को 2 मैनेजर चाहिए, हर एक मैनेजर को कुछ एम्प्लॉयज चाहिए. तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो बंदा जिस काम में अच्छा है वैसे बंदे लाए. हमें कुछ बंदे प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो प्रोडक्शन के लाओ, कुछ सेल्स के लिए चाहिए तो सेल्स के लिए लाओ. तो फाइंडिंग दी कॉम्पिटेंट पर्सनल. अब गाइस, जब हम सही इंसान ढूंढ के लाए फॉर प्रोडक्शन, वी गॉट गुड पर्सन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए. यहाँ पे मुझे लगता है दिस ए इज गुड फॉर प्रोडक्शन, दिस बी इज गुड फॉर सेल्स, दिस सी इज गुड फॉर मार्केटिंग एंड दिस डी इज गुड फॉर एचआर. तो हमने चारों को अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में रखा जिसमें वो अच्छे हैं. क्योंकि अब जिस भी डिपार्टमेंट वो अच्छे हैं, अगर उसी काम को बार बार कंटिन्यूसली करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. जब सही इंसान सही काम करेगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. नेक्स्ट है गाइस, आज अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ग्रो करना है, हम सबको पता है कि जो मैनेजर्स आज ऑपरेशनल लेवल पे, कुछ टाइम बाद वही मिडिल लेवल पे जाएंगे, और जो मैनेजर्स मिडिल लेवल पे, उनमें से कुछ लोग जाएंगे टॉप लेवल पे. तो अब हमें मेक श्योर करना है कि हम सही बंदों को ऑपरेशनल लेवल पे लाएं, उन्हें सही से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें. क्योंकि आज अगर वो अच्छे से काम करेंगे, फिर ही वो जाके मिडिल लेवल पे जा पाएंगे. सो आज हमें सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट कौन रहेगा. आज रतन टाटा ने, भले ही रतन टाटा डाइट, पर उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी थी मेरे बाद कौन होगा, क्या होगा, कौन बिजनेस को देखेगा, कैसे करेगा. तो ये सारी चीज़ें सक्सेशन प्लानिंग. तो यहाँ पे स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. तो 3 पॉइंट क्या है? सही बंदे ढूंढो. जब सही बंदे काम करेंगे उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और हमारी सक्सेशन प्लानिंग भी हो जाएगी, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड सर्वाइवल होगा. 4th पॉइंट, सबसे घिसा पटा, हर एक का इंपॉर्टेंस एक ही है, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब सही इंसान सही डिपार्टमेंट में काम करेगा तो कहीं हम लोगों का काम अच्छे से होगा एंड इट रिजल्ट इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. लास्ट है गाइस, अगर जो बंदा जिस काम में अच्छा है, सपोज आई एम गुड इन टीचिंग बीएसटी, नवीन सर, मैं आपको बता दूं कुछ ही दिनों में इसी चैनल पे आपको नवीन सर के वन शॉट आते हुए दिखेंगे. और मैं आपको बता दूं इसी चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के निसर्ग सर के कंटेंट आते हुए दिखेंगे वन शॉट. अब इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ बीएसटी नहीं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स शुरू होगा. और जैसे ही मेरा बीएसटी खत्म होता है, FY टच 1K जो मेरा टारगेट है 31 दिसंबर तक, अगर हमारा 1K सब्सक्राइबर टच हो जाता है तो 100% श्योर कि हाँ 400 है. ठीक है, कि अगर हम लोग कर लेते 2x, हो सकता है नहीं हो सकता मुझे नहीं पता, बट अगर करते तो 100% श्योर हूँ कि 1 to 15 जैन के बीच में मैं आप लोगों को EP का पूरा वन शॉट फिर से डाल दूंगा इसी चैनल पे. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब सही इंसान सही काम करता है तो उससे कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, मोरल आता है, कॉन्फिडेंस होता है. तो 5 पॉइंट क्या है? सबसे पहला, डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस इंप्रूव. फिर थर्ड, कंटिन्यूस ग्रोथ एंड सर्वाइवल. कैसे करते हैं? थ्रू फ्यूचर सक्सेशन प्लानिंग. ये क्या है? 4th, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स. और लास्ट मैं बोलूंगा, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द मोरल, कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय. अब नेक्स्ट है स्टाफिंग पार्ट. ये हम लोग अलग से एक छोटू सा मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, तब हम पढ़ेंगे कि उसमें सारी चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है, बस एक चीज़ इसमें हमें पढ़ना है. अब नेक्स्ट है दैट इज योर स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है कि भाई आपको कितने लोगों की ज़रूरत है. तो यहाँ से इसका फर्स्ट पॉइंट निकलता है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. हमें कितने लोग चाहिए. तो इसमें 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं. एक होता है वर्कलोड और एक होता है वर्कफोर्स. वर्कलोड, लोड का मतलब है आपके माथे के ऊपर कितना काम है, तो मतलब कितने लोग आपको चाहिए. ये टास्क, ये काम करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए. एग्जाम्पल कि आपके यहाँ ऑफिस है, ऑफिस में आपको 100 लोगों की जरूरत है, आपके पास 100 लोगों का काम है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्कलोड एनालिसिस. ये टास्क, ये काम करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए.
वर्कफोर्स एक्चुअली आपके पास कितने लोग हैं कि सर अभी मेरे को 100 लोग चाहिए थे, दैट इज माय वर्कलोड, बट सर एक्चुअली मेरे पास कितने हैं 70, इससे हम क्या बोलेंगे वर्कफोर्स। कि सर मुझे जरूरत है 100 की बट मेरे पास है 70, इसे हम बोलेंगे वर्कफोर्स एनालिसिस। तो यहां पे हम इससे हमें ये पता चल जाएगा अगर 100 चाहिए थे 70 है तो वी आर 30 अंडर स्टाफ, यही 120 होते तो वी आर ओवर स्टाफ, और 100 के सामने 100 है तो वी आर कहीं ना कहीं ऑप्टिमम स्टाफ। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जितने हमें लोग चाहिए हमारे पास उतने एम्प्लॉयज होने चाहिए। अब जब हमें इस एनालिसिस हमने किया तो हमें पता चला हमारे पास 30 एम्प्लॉयज कम है। आपके एनसीईआरटी का इसी टॉपिक का एक लास्ट लाइन है जो बताता है कि इससे हमें यह भी पता चल जाता है किस टाइप के हमें एम्प्लॉयज चाहिए। ये जो हमारे 30 एम्प्लॉयज शॉर्ट हुए ना, तो हमें यह भी पता चल जाएगा चलो यार 30 एम्प्लॉयज कम हैं, अब हमें ये 30 एम्प्लॉय कैसे चाहिए वो भी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। एस्टिमेटिंग द मैन पावर, एस्टिमेटिंग मैन पावर में दो एनालिसिस होता है, एक होता है वर्क लोड, दूसरा होता है वर्क फोर्स। एस्टिमेटिंग द एक्चुअल रिक्वायर्ड कहां पे होता है वर्कलोड, अवेलेबल वो कहां पे होता है वर्क फोर्स। इसके गैप से पता चल जाएगा आइदर वी आर ओवर स्टाफ, अंडर स्टाफ या ऑप्टिमम स्टाफ। इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज योर रिक्रूटमेंट। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज वेरी सिंपल, कीवर्ड याद रखना SS, 2 S। फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर सर्च, सही से सही एम्प्लॉयज को ढूंढो सर्च करना। अब जो भी एम्प्लॉय को हमने ढूंढा उनको कहीं ना कहीं साथ में क्या करना है, वी हैव टू स्टिम्युलेट देम। एक था सर्च और दूसरा है स्टिम्युलेटिंग देम कि भाई आओ और हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करो। कहीं रिक्रूटमेंट का मतलब नौकरी देना नहीं होता है, रिक्रूटमेंट का बुक्स के हिसाब से मतलब है सही एम्प्लॉय को ढूंढो और उन्हें बोलो कि आओ हम कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करो। दो तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, हम आगे बढ़ेंगे। पर रिक्रूटमेंट का मतलब SS क्या, S स्टैंड्स फॉर सर्चिंग, और जो इसको स्टिम्युलेट करना, उत्साहना कि भाई आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ कंपनी में अप्लाई किया, तो उसमें से जो कैंडिडेट हमें बेस्ट लगा उसको हम चुन लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। ये जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोगों ने मेरे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, उसमें से जो एम्प्लॉय हमें सबसे बढ़िया लगा, जो एम्प्लॉय हमें सबसे सही लग रहा है, उसको चुन लेने को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन करने से दोनों पार्टीज को फायदा होता है, एक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन और एक दूसरा क्या है, दूसरा होता है एम्प्लॉय। क्या ध्यान दो प्लीज। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हजारों में से उसने किसी 5 या 10 को चुना, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या मेक श्योर करेगा, ही इज गेटिंग द बेस्ट एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय मिल रहा है। और जो भी हमारे एम्प्लॉय सिलेक्ट हुए तो उनको भी ऐसा लगेगा ना यार मैं 100 लोगों में, 500 लोगों में, 1000 लोगों में सेलेक्ट हुआ, तो उसका भी कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज, यहां लिखा हुआ है सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दोनों पार्टी को फायदा है। ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या है, दे आर गेटिंग द बेस्ट, और उस एम्प्लॉय को फायदा क्या है, उसका कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है। अब गाइस जो भी एम्प्लॉय आए उनको उस पोजीशन पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। जो प्रोडक्शन के लिए आए प्रोडक्शन में काम करे, जो परचेज में आए परचेज के लिए आए, जो सेल्स में, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपाइंग द पोजीशन। जिस भी पोजीशन के लिए हमने उनको सिलेक्ट किया है उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना और उस पोजीशन में काम करना। फर्स्ट डे ऑफिस होता है ना, व्हाइट शर्ट ब्लैक जींस या जो भी आप पहन के, द ऑक्यूपाई, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करना और उस पर काम करना शुरू करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट। देन सर ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है फेमिलराइज कराना दो चीजों से। फर्स्ट, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या गाइस जो हमारे कंपनी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन तो बात सिर्फ एकदम फेमिलर कराना। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है या जो भी हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स है उनके बारे में बताना।
तो प्लेसमेंट अगेन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन बाय द एम्प्लॉयज, उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने को बोलते हैं प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है दो, एक होता है फेमिलियराइजिंग कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, दूसरा क्या फेमिलियराइज कराना विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, तो उसको हम बोलेंगे ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये वैसे हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले, बट इतना समझ लो अभी, ट्रेनिंग का मतलब होता है गिरीश सर बीएसटी पढ़ाते हैं इस चैनल पे। अब सपोज गिरीश सर को बीएसटी पढ़ाना के लिए स्किल सिखाई जा रही है, तो दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। बट अब गिरीश सर को सिर्फ काम है पढ़ाना, लेकिन गिरीश सर को सिखाया जा रहा है कि यूट्यूब कैसे चलाना है, गिरीश सर को सिखाया जा रहा है कि पीपीटी कैसे बनाना है, गिरीश सर को सिखाया जा रहा है बोलना कैसे, पहनना कैसे, चलना कैसे, सारी चीज़ें। तो दैट इज़ द ओवरऑल ग्रोथ। जब किसी इंसान की ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या गाइस, जब कभी भी ओवरऑल ग्रोथ की किसकी बात हो रही है, जब भी एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ की बात होगी तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जॉब रिलेटेड बात हो रही है, जॉब रिलेटेड जिस भी काम के लिए रखा है, सिर्फ उसी जॉब रिलेटेड अगर हम स्किल सुधार रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। लो चलो, अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। ये 3 पॉइंट, दिस आर द एडिशनल। आपका स्टाफिंग प्रोसेस में 5 ही पॉइंट होते हैं, अगर पूछा जाए 5 मार्क में तो प्लीज ये 5 ही लिखिएगा, उससे ज्यादा की लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर एक एम्प्लॉय को चेक करना बहुत जरूरी है कि यार मैंने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम किया कि नहीं किया, सिर्फ पैसे लिए नहीं। इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को कैसे करेंगे, तो 3 स्टेप है। सबसे पहले काम को डिफाइन करो, जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटी उसको डिफाइन किया। दूसरा, अब जो भी एम्प्लॉयज को हमने रखा है उसके परफॉर्मेंस को क्या करना है, अप्रेज, चेक करना। जो भी एम्प्लॉय को रखा है उसको चेक करना क्या वो काम ढंग से कर रहे हैं। अब उसके परफॉर्मेंस को चेक किया, या तो अच्छा काम किया होगा या तो खराब, बताना पड़ेगा ना, उससे हम बोलते हैं प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो 3 स्टेप क्या है, सबसे पहले डिफाइनिंग दी जॉब, अप्रेजिंग दी परफॉर्मेंस, एंड थर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग फीडबैक। 3 पॉइंट, डिफाइनिंग जॉब, अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब गाइस, एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है, सो हर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि लाइफ में वो आगे बढ़े। अब मैंने आपको सिंपल सी बात है, अब अगर मैं अपने आगे बढ़ने की बात करूं तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड करा तो चैनल से हैविंग 380 सब्सक्राइबर्स, तो मेरा एक सिंपल सा टारगेट है कि यार 31 दिसंबर तक इट शुड हैव 1K सब्सक्राइबर। अब बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, बट हम उस लेवल पे हम वीडियोस भी डाल रहे हैं, कंटेंट भी डाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है अट्रैक्शन आए, हो सकता है नहीं भी है, वो किस्मत पे। बट अब हर कोई प्रमोट होना चाहता है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो भी एक ही विलिंगनेस से काम कर रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो हमें जॉब को उसी तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि भाई जो भी आदमी इनको बहुत अच्छे से करेगा वो मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन जाएगा, सीनियर मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, इन टू ग्रो एंड रियलाइज ए फुल पोटेंशियल। अब जैसे जैसे एम्प्लॉयज का प्रमोशन करते हो तो कहीं ना कहीं उसका स्टेटस बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक और चीज बढ़ती है, हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा, दैट इज अथॉरिटी। तो आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, सारी चीजें बढ़ जाती है। अब लास्ट है योर कंपनसेशन। जो भी हमने एम्प्लॉयज को पे किया है, अब हम जब पेमेंट करते हैं तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। अब यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल की। तो फाइनेंशियल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टीपी, एक होता है टीबी सॉरी, और एक होता है पीबी। टीबी का मतलब होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब क्या है कि हमने फिक्स कर लिया हर महीने की, हर दिन की, हर साल की फिक्स सैलरी, तुम काम करना करो इतना मिल जाएगा। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस बेस्ड, कि अगर आपने ज्यादा आउटपुट बनाया तो हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, और कम आउटपुट बनाया तो आपको कम पैसा मिलेगा। डन। इसी के साथ हमारा ये स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिंपल सा 2 S। फर्स्ट S स्टैंड्स फॉर सर्चिंग। पहला S क्या है, पहला S क्या है, सर्च करना एम्प्लॉयज को। हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को क्या करना है, सर्च। अब जो एम्प्लॉयज को हमने सर्च किया, फिर उन्हीं को हमें स्टिमुलेट करना है, उत्साहना है कि भाई नौकरी के लिए अप्लाई करो। तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो अब इसमें क्या करना होता है, अलग अलग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो। क्या करना है, अलग अलग सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो। सेकेंड, हर एक की वैलिडिटी चेक करो, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा बढ़िया है।
अब आपने सेलेक्ट किया कि इंटरनल में ये है, एक्सटर्नल में है। पहले तो अलग अलग सोर्सेज देखे, जैसे प्लानिंग होता था, प्लानिंग होता है ना, आइडेंटिफाइंग ऑल द अल्टरनेटिव्स, फिर हम उसको इवैल्यूएट करते थे, फिर उसको हम सिलेक्ट करते। तो सेम जितने तरीके के रिक्रूटमेंट्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई करो, फिर क्या करेंगे, उनको हम इवैल्यूएट, उसमें से हम चुनेंगे द बेस्ट वन, जो सबसे बेस्ट, द मोस्ट सुटेबल, किससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर इनवाइटिंग, जो हमने सोचा कि चलो हम वेब पब्लिशिंग करेंगे, कि टीवी के थ्रू करेंगे, कैजुअल कॉलर्स करेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे, जो भी करेंगे, इनवाइटिंग एप्लीकेशन। वहां पे हमें क्या करना है, लोगों से एप्लीकेशन को इनवाइट करना। डन। तो 4 क्या है, आइडेंटिफाई करना, एसेस करना, चूज करना और इनवाइटिंग। अब गाइस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर से कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल, और जब यही चीज हम कहीं ना कहीं बाहर से लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल कितने तरीके के होते हैं, 2, क्या नाम है, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। तो ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग, वन जॉब टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, कुछ भी, लेकिन सब्सटैंशियली क्या चेंज नहीं करनी होती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। कई बार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह स्लाइटली चेंज होगी, बट उसका जो पे है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। भाई तुम पहले भी 50 कमा रहे थे, अभी भी 50 कमा रहे हो। इसको किस तरीके का ट्रांसफर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। किस तरीके का, हॉरिजॉन्टल, कि आप सेम लेवल पे। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, जिस डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफ है, कि भाई एक डिपार्टमेंट में 120 है, एक में 80 है, हमें दोनों में 100 चाहिए, क्या करोगे, इस डिपार्टमेंट से 20 को उठाओ और इसमें डाल दो। हम क्या करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफ है, क्या है, ओवर स्टाफ से हम किधर शिफ्ट कर देंगे, अंडर स्टाफ। अब ये एक और चीज में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन एंड रिमूविंग इंडिविजुअल, कि भाई मैं उसको बोल रहा हूं कि या तो नौकरी छोड़ दे या तो इधर ट्रांसफर ले ले, तो ट्रांसफर ले लेगा। दूसरा कि भाई मुझे सर इस बॉस से दिक्कत है, सुबह 6 बजे काम पे बुला लेता है, रात को 11 बजे तक काम कराता है, 11 बजे 10 बजे घर जाओ तो बोलते वाई गोइंग सो अर्ली, 6 बजे रिप्लाई नहीं करो तो कितना सोते हो। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो सर मैं काम नहीं कर सकता, मेरा बॉस चेंज कर दो। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर की 2 वजह क्या है, या तो हमें टर्मिनेशन से बचना है, या जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज है उनको कुछ प्रॉब्लम्स है। अब है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, नीचे के लेवल से ऊपर 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 भेजना। भाई जब तुम एम्प्लॉयज को ऊपर भेजोगे तो कहीं एम्प्लॉयज के हमारे स्टेटस बढ़ गए, सैलरी बढ़ गई, रिकॉग्निशन बढ़ गया, यार अथॉरिटी बढ़ गई। और हमने फ्योल चर्चा से सीखा है, जब कभी हमारी अथॉरिटी बढ़ जाती है तो उसके वजह से और क्या इंक्रीज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको ट्रांसफर इज हॉरिजॉन्टल पर प्रमोशन इज वर्टिकल। हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर जाते रह रहे हैं। अब गाइस एम्प्लॉयज देखो, अगर आपके पास प्रमोशन के चांस होंगे तो यू आर मोटिवेटेड, यू आर लॉयल एंड यू आर सेटिस्फाइड, कि भाई हमें पता है अगर हमने अच्छा काम किया तो हम आगे ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है, विच वन इज वर्टिकल, ट्रांसफर, प्रमोशन, विच वन इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज ट्रांसफर। कहां पे अंडर स्टाफ से ओवर स्टाफ कर सकते हो, ट्रांसफर। कहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, दैट इज योर प्रमोशन। अब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके मेरिट्स, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज को कहीं ट्रेन कर सकते हैं। जैसे बैंक में होता है, कुछ टाइम कैशियर काउंटर में रख लो, फिर लोन काउंटर में रख लो, फिर केवाईसी में रख लो, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस लर्निंग। अब गाइस इंटरनल है, अंदर ही अंदर से ले रहे हो, तो उन सबको पता है कंपनी के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शिफ्टिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ टू, जो ओवर स्टाफ है, टू अंडर स्टाफ। लेकिन इसका लिमिटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम में लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, कि भाई कोई भी नया टैलेंट अंदर आने नहीं दोगे। जैसे गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली होता है, जो है वो यही है, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को चेंज नहीं करेंगे। जब आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को चेंज नहीं करते, उनका कंपटीशन हैम्पर हो जाता है। बोले क्या ही करना है, इस साल मैं प्रमोशन ले लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर आप ले लेना, थर्ड ईयर आप ले लेना, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर। अब इसमें एक और चीज़ हो जाती है कि आप बार बार एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक सिटी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। हमने इसको अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र किया तो एम्प्लॉय कुछ नहीं सीख पाएगा।
आपने कुछ दिन दिल्ली रखा, फिर बॉम्बे चले गए, फिर चेन्नई चले गए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज। और लास्ट, एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक। बोले क्या काम है, 3 साल काम नहीं किया तो प्रमोशन मिल ही जाएगा, 3 नहीं तो 4। तो हमारे एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं यहाँ पे? आलसी। डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ेंगे। हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के सोर्सेज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा देता है, जिस किसी को भी मेरे यहाँ जॉब के लिए आना है वो इस समय इस दिन में आ जाना। मोस्टली किस तरीके के काम के लिए होता है? अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। इन वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं? इन वर्कर्स को हम बोलते हैं बदली वर्कर्स। ये बदली वर्कर्स कब लिए जाते हैं? जब या तो रश ऑफ वर्क हो, मेरे पास अचानक से बहुत सारा काम आ जाए, या तो जो मेरे परमानेंट, जो एक्चुअल में मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, वो परमानेंट एम्प्लॉयज क्या हो? एब्सेंट। 2 चीजें क्या है? सबसे पहले या तो अचानक से मेरे पास देव बहुत सारा काम आ जाना चाहिए, बहुत सारा काम आ जाना चाहिए, या जो मेरे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो क्या है? एब्सेंट। तब हम प्रेफर करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर? दोनों चीजें, परमानेंट एम्प्लॉयज आर एब्सेंट या कहीं ना कहीं रश ओवर। इन वर्कर्स को हम क्या बोलेंगे? बदली। किस तरीके के होते हैं? अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड के लिए। अब नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर्स। की वर्ड याद रख लेना, पहले भी बताया था, दैट इज अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, जिनका सीवी मेरे पास आया हुआ है, जो चल कर मेरे पास नौकरी मांगने आए थे। तो भाई बाहर से ढूंढने से पहले इनमें से चेक कर लो। तो ये डेटाबेस एक बहुत ही प्यारा सोर्स हो सकता है। अब इसमें अनसॉलिसिटेड मतलब जिनको हमने अभी तक नौकरी के लिए बुलाया नहीं, अप्लाई के लिए बुलाया नहीं। अब इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं? यस। क्लियर? थर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पहली बात, ये कौन रन करता है? दे आर रन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये इसमें एक दे एक्ट एज अ लिंक। किसके बीच में लिंक एक्ट करते हैं? एक है हमारे एम्प्लॉयर और एक है वेरी गुड जॉब सीकर्स। जिन लोगों को भी नौकरी की जरूरत होती है वो अपना सीवी यहाँ पे दे देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन सीवी को कहाँ पहुंचा देते हैं? एम्प्लॉय के पास। तो दे एक्ट एज अ लिंक। वो इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते। कई बार मैंडेटरी नोटिफिकेशन ये भी देते हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स इन्हीं के थ्रू की जाती है। कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जहाँ पे इनको अगर एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को, तो इसी के थ्रू लोगों को बोलते हैं कि हमारे यहाँ अप्लाई करो। ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में याद रखना, हम 2 ही मीडियम की बात कर रहे हैं। एक है न्यूज़पेपर, एक है प्रोफेशनल मैगजीन या ट्रेड जर्नल, मैगजीन्स या जर्नल्स। अब जब आप न्यूज़पेपर या इन सब में ऐड करते हो तो इसका सबसे बढ़िया फायदा है क्या? वाइड रेंज। आपको बहुत सारे ज़्यादा लोग आएंगे जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ वाइड रेंज। अब फॉर एग्जांपल हमने पेपर में ऐड डाला, हमें क्रिकेट टीम बनानी, तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी क्या है? फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज। क्या? फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि भाई आपको लगा था 100 लोग आएंगे, बट क्रिकेट खेलना तो सबको आता है। सब अपने हिसाब से खुद को रोहित शर्मा, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, या बॉलर होगा तो भुवनेश्वर कुमार या बुमराह समझते होंगे, तो सब आ ही जाएंगे। तो ओ आ रहा है तू, ठीक है। तो ज्यादा आ जाएगा कि नहीं? हर कोई अप्लाई करने आ जाएगा कि नहीं? तो देयर विल बी अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज। अगेन अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स आएगा तो कैजुअल कॉलर्स, बदली वर्कर्स आएगा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी आएगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, न्यूज़पेपर और ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स के थ्रू आएगा तो एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट कैंपस रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे 3 इडियट्स वाला सीन, जो फ्रेश टैलेंट, इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं फ्रेश टैलेंट को लेते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जैसे IIM ABC क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ द नॉलेज तो है ही, बट साथ में उनका एक बहुत क्लोज कनेक्ट होता है विद द बिग कंपनी, बिग फोर्स या बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पैकेज मिलता है। दे ऑलवेज विलिंग टू टेक सम फ्रेश टैलेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, दे हैव अ लाइजनिंग। क्लोज लाइजनिंग का मतलब है क्लोज रिलेशनशिप विद द यूनिवर्सिटी, कैंपस, और यहाँ पे फ्रेश टैलेंट को हम डायरेक्टली हायर करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेश टैलेंट। तो दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। अब नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब हमारे एक कुछ वीडियोस है ना, हमारे एक स्टूडेंट ने एडिट किया था, अब मैं नाम नहीं लूंगा। तो उस स्टूडेंट को अब मेरे को सर ने पूछा कि वी नीड एडिटर, तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, तो स्टूडेंट बोला शी वॉज रेडी। तो मैंने सर को जाके बोला सर शी इज रेडी और उसको काम करना है। तो ये हो गया रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। नवीन सर को पता है, गिरीश सर बताएंगे तो उनको पता है जो स्टडी घर में सूट हो। अब जिस स्टूडेंट का मैंने नाम लिया है
तो उसको भी पता है कि गिरीश सर से मैं पढ़ रही हूँ तो गिरीश सर कहीं गलत जगह तो नाम नहीं देंगे। तो दोनों का प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, दोनों का प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया कि भाई एक दूसरे पे हम भरोसे की कोई टेंशन नहीं है। तो अगेन सो इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज, बैकग्राउंड दोनों को बैकग्राउंड होगा और प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जब मैं बीच में दोनों के लिए एक इंटरमीडिएरी हूं तो मैं कहीं ना कहीं दोनों की हेल्प कर दूंगा एक दूसरे को जानने में। नेक्स्ट है टीवी पैड देना। तो गौर से देखो इस ऐड को, हमने टीवी पैड डाल दिया कि भाई आ जाओ नौकरी के लिए अप्लाई करो। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब ये तारक मेहता में जैसे एक सीन हुआ था बिल्ड सोसाइटी को पेंट करने वाला, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो अपने साथ 100-200 वर्कर्स लेकर आता है। इसका कीवर्ड है शॉर्ट नोटिस। ये आपको शॉर्ट नोटिस में अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स ला देगा। ये कहीं ना कहीं कंपनी का एम्प्लॉय जैसा ही होता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर ये गया जो लेकर आता है एम्प्लॉयज को, अगर वो गया तो इसके साथ साथ सारे एम्प्लॉयज भी चले जाएंगे। तो क्लोज लाइजनिंग, कैंपस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को सजेशन, रिकमेंडेशन, टीवी पैड देना, क्लोज कॉन्टैक्ट, अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड कर। शॉर्ट नोटिस में कौन करता है ये। और अगर पूछा जाए नोटिस बोर्ड तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेकिन शॉर्ट नोटिस है तो क्या आ जाएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट है हमारे 3, एक पहले इजी वाला कर लेते हैं, दैट इज वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट के थ्रू जो नौकरी, मॉन्स्टर या हम लिंक्डइन इसके थ्रू जो लोग अप्लाई करा रहे हैं, दैट इज वेब पब्लिशिंग। अब ये जो हमने गवर्नमेंट एक्सचेंज पढ़ा था दैट वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अगर यही सेम चीज प्राइवेट करे तो उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। ये आपको नेशनल वाइड सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन मेक श्योर इन मीटिंग ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। हमें जो एम्प्लॉयज चाहिए सही समय पे हमें मिल जाए, सही समय पे सही एम्प्लॉयज हमारे पास होने चाहिए। ये डिमांड एंड सप्लाई क्योंकि इसके लिए दे चार्जेस सम फीस। अब बहुत सारे लोगों में से कुछ चाहिए तो आपको वो हेल्प करते हैं, भाई सर देखो इनमें से ये लोग इनका एक्सपीरियंस है, इनका ये है वो है, वो डेटा को स्क्रीन करके भी देते हैं कि ऐसा है वो है सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ लोग होते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसके भी बड़े, जो आपको प्रोवाइड करेंगे TPM। T stands for technical, P stands for professional and M stands for managerial। कि आपको जिस तरीके के लोग चाहिए इनकी जिम्मेदारी, इनको बोल दिया बस चाहिए तो चाहिए, बोले सर ये बंदा मेरी कंपनी में बनना चाहिए, वो ला के देंगे। उनसे बात करना, उनको डील क्रैक करना, उनको बोलना सर कितने में आओगे, कैसे आओगे, आ जाओ आपको ये फायदा। तो दैट आर दी मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसी के साथ हमारे टाइप्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके मेरिट्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं, हम हद से ज़्यादा बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें से हमें चुनना है तो यू गेट अ क्वालिफाइड। वाइडर चॉइस, अब इतने सारे में से चुनोगे तो गेट अ वाइडर चॉइस। एंड क्वालिफाइड में क्या है कि आप जब फ्रेश टैलेंट को लाते हो तो नए स्किल्स, नए टैलेंट आपको मिल सकता है। फ्रेश टैलेंट तो है ही। जब कभी बाहर से एम्प्लॉय कंपनी में आते हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाएगा कि नहीं। जब कभी बाहर से आ रहे हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अब लिमिटेशन क्या है यार, कोई एक बंदा एम्प्लॉय में 10 साल तक काम कर रहा था, अब उसका प्रमोशन होने वाला था, अचानक से किसी IIM में किसी हार्वर्ड को लेकर आकर उसकी पोजीशन पे रख दिया, तो उसको क्या लगा ये क्या बात हुई यार, मेरी पोजीशन थी तो क्या पढ़ा लिखा ज़्यादा तो आपने उसको दे दिया। दैट इज डिससैटिस्फैक्शन। अब गाइस बाहर से ला रहे हो तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और पैसा ज़्यादा लगेगा तो टाइम भी लगेगा। तो लेन देन कॉस्टली, विच इज़ अ चीपर इंटरनल, विच इज़ अ कॉस्टली एक्सटर्नल, विच इज़ अ लेंथी प्रोसेस एक्सटर्नल, विच इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस इंटरनल। इसी के साथ हमारा रिक्रूटमेंट खत्म होता है। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, 2 ही टॉपिक बचे हैं, दैट इज योर सिलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो भी कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ, आपको कोई सेशन थोड़ी ना है, कोई बैच है आप लोगों नहीं, 15 मिनट और, ठीक है। जो भी कंपनी में लोगों ने हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया, उसमें से जो कैंडिडेट सबसे बढ़िया दिखा, सबसे सही दिखा, उसको चुनने को हम बोलते हैं सिलेक्शन। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो अब गाइस इसमें सबसे पहले आते हैं यू। फर्स्ट यू स्टैंड्स फॉर अनक्वालिफाइड, कि भाई मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं उन्हीं लोगों को अपने यहाँ नौकरी में रखूंगा जिसने सीए किया हुआ है, तो जितने भी नॉन सीए हटा दो। या अनफिट, जैसे आर्मी में होता है कि ये हाइट और वेट होना चाहिए, सपोज कोई 150 किलो वाला आर्मी में नहीं जा सकता, अनफिट। कोई 3 फुट वाला आर्मी में नहीं जा सकता, अनफिट। दैट इज अनक्वालिफाइड, अनफिट लोगों पहले ही निकाल देना।
फर्स्ट राउंड करो, जितने भी कैंडिडेट्स अनक्वालिफाइड है, अनफिट है, उसको निकाल देने को बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इसके हमारे बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं। कितने तरीके के? 5। सबसे पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट, इसका एक और नाम है साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहां पे हम बंदे का देखते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना सही है, क्या उसका दिमाग सही में चलता है, क्या सही में दिमाग है कि हवाई बातें। मतलब कुछ लोग होते हैं खुद को स्मार्ट समझते हैं, कुछ लोग होते हैं ओवर स्मार्ट, क्या वो स्मार्ट है या प्रिटेंडिंग ओवर स्मार्ट है। तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल टेस्ट। अब नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड में हम देखते हैं एम्प्लॉयज की नई स्किल सीखने की, कि भाई आप प्रोडक्शन वाले हो क्या आप, लेकिन आपको कभी परचेज में इंटरेस्ट आएगा या सेल्स में कोई नॉलेज आएगा। लेकिन जो बंदा एप्टीट्यूड टेस्ट जीत जाता है ना, तो इसका जिंदगी में ग्रोथ हो जाता है आगे। क्योंकि सीधी सी बात है, आपको सिर्फ सपोज प्रोडक्शन आता है लेकिन आप परचेज सीख पा रहे हो, तो एम्प्लॉय बोले ना इसको दोनों काम दे दो, फिर आप सेल्स भी सीख पा रहे हो, तीनों दे दो, तो ग्रोथ डेवलपमेंट के चांसेस कहाँ पे ज्यादा है? एप्टीट्यूड। नेक्स्ट पर्सनालिटी, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज के इमोशंस, बिहेवियर, रिएक्शन, द मैच्योरिटी लेवल चेक करते हैं। क्या बिहेवियर इमोशंस है क्या, कि भाई फैमिली को ज़्यादा फोकस करता है कंपनी, अगर जिंदगी में कुछ हो गया कि जॉब में आएगा कि नहीं आएगा, कि देवदास बन के बन जाएगा, तो दैट इज कहीं ना कहीं पर्सनालिटी। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। यहाँ पे हम चेक करते हैं एग्जिस्टिंग स्किल्स, जिस भी हमने काम के लिए रखा है क्या वो उस टास्क को, उन काम को अच्छे से कर पा रहा है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। और इंटरेस्ट टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट क्या चीज़ पे। भाई चेस में तो बता चेस कैसे खेलते हैं, बोले मूवीज़ में तो कौन सी मूवीज़ का ये डायरेक्टर था, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वगैरह। ये सारी चीज़ें हो गई आपके टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू। तो यहाँ पे इन डेप्थ पैनल बैठता है, इन डेप्थ कन्वर्जेशन होता है। क्या गाइस, देयर इज अ इन डेप्थ कन्वर्सेशन। हम उस पर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछते हैं। फिर जो भी एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया, हमें कहीं ना कहीं उनका करना एक रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक कैसे करोगे? या तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से पूछोगे, मोस्टली हम अपने टीचर्स या कॉलेज प्रोफेसर्स के नाम देते हैं, इससे पूछ लेना, इनसे पढ़ा हो। जैसे भी सामने 4 बच्चे बैठे हुए, मुझे ऐसा लगता है 2 साल की जॉब करेंगे तो मेरा नाम तो डाल देगा, इनसे पढ़ लेना, बहुत इनने मेरे को सताया है, इन्हें बहुत मुझे पढ़ाया है। तो दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। तो हाँ भी बोल रही है, ठीक है। अब रेफरेंस के बाद अब सिलेक्शन डिसीजन, फाइनली चुन लेना कि सर इसको तो मैं अपनी कंपनी में नौकरी में रखने वाला हूं, तो दैट्स अ फाइनल डिसीजन। बट यहां पे नौकरी देने से पहले, जॉब ऑफर देने से पहले एक और स्टेप होता है, और उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या सर फिट है क्या जॉब के लिए? सर कोई बीमारी तो है नहीं, ऐसा वो गिरीश सर जैसा ज्यादा सुना तो सर हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, सर वजन वाले आदमी ज्यादा चल पाएंगे कि नहीं? तो दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जब चेक किया और सब सही निकला, फिर हम उसको फाइनली क्या कर देंगे? क्या किया रे तू? हाँ, हम उसको क्या किया था तुषारा? हम कर देंगे जॉब ऑफर। फाइनली उसको हम जॉब ऑफर दे देंगे। भाई नहीं करता, ठीक है, हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्या उसको फाइनली नौकरी दे देंगे, हम उसको फाइनली नौकरी दे देंगे। अब आपने नौकरी दे दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो फाइनली बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सारी चीजें लिखी होगी, द जॉब टाइटल, डेट, सैलरी, रूल्स, छुट्टी कब ले सकते हो, सारी चीजें डिटेल्ड में, सारे टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखे होते हैं? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर से पहला है प्रीलिमिनरी, एलिमिनेट क्या करते हैं? अनक्वालिफाइड, अनफिट। टेस्ट, इंटेलिजेंस में डिसीजन मेकिंग, साइकोलॉजी। एप्टीट्यूड में न्यू स्किल्स, ट्रेड में एग्जिस्टिंग, पर्सनालिटी में इमोशन, बिहेवियर, रिएक्शन, इंटरेस्ट में हॉबीज। इन डेप्थ कन्वर्सेशन कहाँ होता है? एम्प्लॉयज इंटरव्यू। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज या आपके कोई कॉलेज टीचर प्रोफेसर से हम बैकग्राउंड लेते हैं, रेफरेंस। फिर जो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक मेडिकल टेस्ट, फिर हम करते हैं जॉब ऑफर, और फाइनली बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज की इतनी स्किल इंप्रूव करोगे तो बेटर होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कि भाई अगर आपने एम्प्लॉयज को सिखा दिया, देखो आपकी मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा दे तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो नहीं सिखाएगी, खाना किचन खराब कर दूंगा। तो तुक्केबाजी से अच्छा है कि सिखा दो। हिट एंड ट्रायल से बेटर होता है एम्प्लॉयज को सिखा दो तो वो अच्छा काम करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटर होता है, वेस्टेज होता है। एक बार मेरी मम्मी ने मेरे को खाना बनाना सिखा दिया तो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब मेरी मम्मी को बाहर जाना पड़ा, अब जैसे मम्मी मेरी कल परसों घूमने जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, तो अब अगर मुझे खाना बनाना पड़े तो मैं बना पाऊँ इमरजेंसी सिचुएशन में। अब गाइस
अभी तो चलिए, तो मैं घर छोड़ के तो कहाँ ही जाऊँगा। हाँ, अब वैसे ही कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय ट्रेंड है तो उसको काम करने में मज़ा आ रहा है। जब काम करने में मज़ा आ रहा है, ना ही वो एब्सेंट होगा, ना ही कंपनी छोड़ के जाएगा, तो एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस होगी और जो हमारा एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। और अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ आर रेडी कि सर कुछ नई चीज़ है तो बताओ, कोई नई, अगर मेरे को खाना बनाना आ गया तो मम्मी को बोलूँगा मम्मी कुछ नया सिखा सकते हो तो सिखाओ। रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगेन हिट एंड ट्रायल से बचते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इमरजेंसी सिचुएशन कर पाएंगे, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, और लास्ट है चेंजिंग एनवायरनमेंट को हम कोप अप कर पाएंगे। एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा है, मेरा करियर सुधर गया, मैं किचन में अच्छे से इंक्रीज परफॉर्मेंस, पैसे तो मैं बाहर जाके बावर्ची बन सकता हूँ। अब गाइस, मैं अगर मेरे को मशीन्स की बात करें, कोई किचन की अगर मशीन चलाने आ गए तो मेरा हाथ नहीं कटेगा, हाथ नहीं जलेगा, लेस एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा, और लास्ट मेरा भी सेटिस्फैक्शन मोरल बढ़ जाएगा। क्या करियर अच्छा है, पगार अच्छी है, एक्सीडेंट से बचूंगा, और लास्ट सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या है, हमारा ग्रोथ होता है। ट्रेनिंग कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड होती है, जॉब अच्छे से कर सकते हो। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड होता है, आप उस अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से जी पाते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। जब हम काम के साथ साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, एक आपने 3 इडियट्स देखी तो एक मिलीमीटर था, तो एक जैसे आपके घर पे प्लम्बर आता है, छोटू उसके साथ आता है, तो दैट इज़ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। एक मास्टर वर्कर के साथ एक छोटू आता है, वो धीरे धीरे काम सीख रहा है, फिर कुछ टाइम बाद उसके जगह आने लग जाता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर के नॉलेज ले पाए और आगे बढ़ेगा। इंटर्नशिप, कि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आपको कॉलेज और इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस का कंपनीज का टाइप होता है कि कुछ टाइम के लिए आपको इनके यहाँ काम करना है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, जो बुक्स में आपने पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, टैक्स पढ़ा है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब, कि पहले ट्रेनिंग लो फिर काम। तो इसमें होती है सबसे एक ही वेस्टिबल, यहाँ पे हम उनको काम कराते हैं, ऐसे काम है जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमें अपने सोल्जर्स को ट्रेन करना है, तो सीधा बंदूक देके हम बॉर्डर पे नहीं भेज देते, हम उनको पहले ट्रेन कराते हैं एक माहौल में, सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल काम है। वैसे कोई बहुत टेक्निकल मशीन है तो पहले डमी मशीन्स में काम करो, जब वहाँ पे वो काम अच्छे से कर पाए तो हम उनको फिर मेन मशीन में रख देते हैं। लर्न ऑन द इक्विपमेंट कंडक्ट अवे फ्रॉम एक्चुअल, कि भाई अवे मेन जगह की जगह पहले वहाँ पे कंडक्ट करो, वो सही जगह डमी, जैसे बताया ना सोल्जर्स को डमी जगह पे ट्रेनिंग दी, वहाँ जब सही से कर पाए तो उनको मेन जगह हम कर देंगे शिफ्ट। तो ये हो गया, इसी के साथ हमारा स्टाफिंग खत्म। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टाफिंग की केस स्टडीज करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय गाइस।